हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। Now we are going to start our new topic, surface integral. सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल we are familiar with this double integral of function f of x y dx dy over the region R। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये किसी फंक्शन f of x y का किसी रीजन R पर डबल इंटीग्रल निकाला गया है x और y के रिस्पेक्ट में। तो जो सरफेस इंटीग्रल है वो इसी डबल इंटीग्रल का सरफेस R पर जनरलाइजेशन है। The surface integral is the generalization of the concept of double integral found over a region R। अब इसमें और सरफेस इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है? जैसा कि सरफेस इंटीग्रल में आपने देखा था कि हमने जो रीजन R लिया था वो हमने प्लेन रीजन लिया था, लेकिन यहां पर हम कोई सरफेस S ले सकते हैं। रीजन R लेने के बजाय कोई सरफेस S ले सकते हैं और वो सरफेस S कर्व्ड सरफेस हो सकती है, प्लेन हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, जो कि हम धीरे धीरे अलग अलग एग्जांपल्स में समझेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल को हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए f कोई वेक्टर फंक्शन है और किसी सरफेस S पर इस वेक्टर फंक्शन f को डिफाइन किया गया है। लेट वेक्टर फंक्शन f बी डिफाइंड over a surface S, then the surface integral is the double integral of component of f in the normal direction। नॉर्मल डायरेक्शन किसके? सरफेस के। क्या कहना चाहते हैं हम? इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। f बी अ वेक्टर फंक्शन डिफाइंड ओवर अ सरफेस S। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डबल इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रल इज द डबल इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ f। मींस अगर मैं वेक्टर फंक्शन f का सरफेस इंटीग्रल निकालना चाहता हूं, यानी कि डबल इंटीग्रल f डॉट ds ओवर द सरफेस s, तो ये इक्वल होता है डबल इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ f। मुझे f का कंपोनेंट लेना है, कौन सी डायरेक्शन में? इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ये मेरा वेक्टर फंक्शन f है और n कैप दी हुई सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर है n कैप। कंपोनेंट ऑफ f इन द नॉर्मल डायरेक्शन दैट इज f डॉट n कैप। f डॉट n कैप ये नॉर्मल डायरेक्शन में f का कंपोनेंट हो गया। इस कंपोनेंट का डबल इंटीग्रल अगर मैं निकालता हूं तो इसे ही सरफेस इंटीग्रल कहा जाएगा। सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए या ये वाला डबल इंटीग्रल निकालने के लिए हमें आगे क्या करना होगा? जो सरफेस है, अब क्योंकि सरफेस आपकी कर्व्ड सरफेस है और हम जो डबल इंटीग्रल निकालना जानते हैं, जो हमने पहले डबल इंटीग्रल निकालना सीखा था, वो प्लेन सरफेस के लिए निकालना सीखा था। इट मींस इस कर्व्ड सरफेस को किसी प्लेन सरफेस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए मान लीजिए कि जो सरफेस S है, उस सरफेस S का किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में, लेट इट बी XY प्लेन और YZ प्लेन और ZX प्लेन, सरफेस S का तीनों में से किसी भी एक प्लेन पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। सरफेस का पहले प्रोजेक्शन डालेंगे और उस प्रोजेक्शन का डबल इंटीग्रल निकाल लिया जाएगा। कैसे? ये क्वांटिटी हम निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए
जो आपकी सरफेस एस है उसका एक्स वाई प्लेन पर, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक्स वाई प्लेन लिया है, लेकिन हम इसको वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन भी ले सकते हैं। सो एफ डॉट एन कैप, ये मैंने एज इट इज लिखा है। अब ये जो ds है, इस ds सरफेस के बजाय मैंने इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर ले लिया। तो एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, dx dy अपॉन एन डॉट के। हमने ds को रिप्लेस कर दिया है इस क्वांटिटी से, dx dy अपॉन एन डॉट के। तो ये कैसे आया है, आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने के लिए, यहां पर इसको अभी टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं, दोबारा मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको मैं प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये जूनियर क्लासेस में हम पढ़कर आए हैं, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ये इस तरह से है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी हमने ऐसे डिफाइन किया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब मान लीजिए कि ये कोई बेस है और ये कोई दूसरा वेक्टर है। अगर इस वेक्टर का इस बेस पर मुझे प्रोजेक्शन निकालना होता है, ए बी लाइन का एक्स वाई लाइन पर अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, तो मैंने ए से और बी से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए एक्स वाई पर। तो ये जो mn है, mn is the projection of AB. So mn is projection of AB and this is denoted as AB cos theta. mn is equal to AB cos theta. Similarly, projection of A upon B. Mathematically या फॉर्मूला की फॉर्म में आप ये पढ़कर आए हैं कि किसी भी वेक्टर A का किसी दूसरे वेक्टर B पर अगर प्रोजेक्शन निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन B पर निकालना है, इसलिए B का मॉड आ जाएगा, A डॉट B अपॉन मॉड B। क्यों? क्योंकि जैसे ये ए बी कॉस थीटा है, तो आप इस फॉर्मूला से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां रिप्लेस करेंगे, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर मैं कहूं कि किसी सरफेस का प्रोजेक्शन मुझे निकालना है, mn, जैसे यहां पर mn है प्रोजेक्शन और ए बी ओरिजिनल लाइन है, इसी तरीके से प्रोजेक्शन मुझे निकालना है सरफेस का, तो मैंने कहा कि वो प्रोजेक्शन d है। सो d will be equal to s cos theta. d is equal to s cos theta. ठीक है, d प्रोजेक्टेड सरफेस है, s ओरिजिनल सरफेस है, तो d इक्वल टू s cos theta। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो इजीली ds की जगह आपको dx dy अपॉन n डॉट के मिल जाएगा। ओके, सो n जो है इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर है, k dx dy जो xy प्लेन है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि मैं यहां पर xy प्लेन पर प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं, तो xy प्लेन के नॉर्मल वेक्टर k कैप होता है, n कैप हमारी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर है, k कैप xy प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं। इन केस अगर आप xy प्लेन की जगह yz प्लेन पर सरफेस s का प्रोजेक्शन लेते हैं तो इतना ये क्वांटिटी सेम रहेगी, dx dy की जगह आप ले लेंगे dy dz अपॉन n कैप डॉट, अब yz के परपेंडिकुलर क्या होता है, i कैप, तो यहां k की जगह आप i ले लेंगे। और अगर इन केस आप zx प्लेन पर प्रोजेक्शन लेते हैं तो डबल इंटीग्रल f डॉट n ये सेम रहेगा, यहां पर dx dz लेना होगा, dx dz अपॉन n कैप डॉट xz के परपेंडिकुलर j, तो n डॉट j। इस तरीके से आप सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम एल्गोरिदम समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। वर्किंग प्रोसीजर,
तो सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं पहले हम वो समझेंगे। आप जानते हैं कि किसी वेक्टर फंक्शन f के लिए सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है डबल इंटीग्रल f डॉट एन कैप डी एस। और अभी अभी हमने देखा था कि इसे हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, f डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप ओवर द सरफेस d। मैंने यहां पर एक्स वाई प्लेन के लिए लिया है। तो एन कैप, सबसे पहला काम है एन कैप निकालना। एन कैप क्या है? नॉर्मल वेक्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये सीख चुके हैं कि किसी भी स्केलर सरफेस के लिए जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो उसका ग्रेडियंट होता है। मींस सबसे पहला स्टेप हुआ ग्रेडियंट फाई निकालना। ओके, आपको जो सरफेस फाई दी गई है, जो स्केलर सरफेस दी गई है, सबसे पहले आप उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। अब क्योंकि आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है एन कैप, ग्रेडियंट फाई निकालने से आपको वेक्टर मिलेगा। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो अगर मैं ग्रेडियंट फाई को इस सिंबल से यूज डिनोट करता हूं, ग्रेडियंट फाई, दिस इज द सिंबल, तो मुझे पहले ग्रेडियंट फाई निकाल के फिर उसका मॉड्यूलस निकालना होगा और ग्रेडियंट फाई को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करके मुझे एन कैप मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। बस इसके बाद आगे सारा काम बहुत ही इजी है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने वेक्टर एफ आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में, उस वेक्टर एफ का एन के साथ डॉट कर लेंगे एंड एन का के के साथ। ध्यान रहे मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं इसलिए मैं के ले रहा हूं, लेकिन आप अगर वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग के की जगह आई या जे यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एफ डॉट एन कैप फिर एन डॉट के कैप ये निकालेंगे। पुट ऑल दीज क्वांटिटीज इन फॉर्मूला एंड डबल इंटीग्रेट। इन सभी को हम फॉर्मूला में रख देंगे और डबल इंटीग्रेट करके सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर वेक्टर एफ इज एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के एंड एस इज द पार्ट ऑफ द प्लेन x plus y plus z equal to 1 which is located in the first octant। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में आपको फाई ढूंढना है। स्केलर फील्ड कौन सा है? स्केलर फील्ड ये सरफेस है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है s is the part of the plane x plus y plus z equal to 1, यानी कि x plus y plus z equal to 1 हमारे लिए स्केलर सरफेस है। तो फाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी आई डेल बाय डेल एक्स फाई प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा, तो आई इंटू 1 प्लस जे इंटू 1 प्लस के इंटू 1, सो आई प्लस जे प्लस के। दिस इज डेल फाई एंड एन कैप इस डेल फाई का मॉड्यूलस रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट ऑफ 3, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 3 आई प्लस जे प्लस के, ये एन कैप हो गया। नाउ एफ डॉट एन कैप, ये आपका वेक्टर फंक्शन एफ है। इस वेक्टर फंक्शन एफ का एन के साथ डॉट करेंगे, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के डॉट 1 बाय रूट 3
i प्लस जे प्लस के, तो हमें मिल जाएगा 1/√3 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1/√3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एन डॉट के, ये n है, इसका k के साथ डॉट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/√3। देयरफॉर रिक्वायर्ड सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल ऑफ f डॉट एन कैप, ये है f डॉट एन कैप, 1/√3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dy डिवाइडेड बाय 1/√3, क्योंकि एन डॉट के 1/√3 आया है, और ये हमें अपनी जो प्रोजेक्टेड सरफेस है d वो लिखनी है यहाँ पर, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब इस डबल इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस इंटीग्रल के अंदर केवल दो वेरिएबल नजर आने चाहिए, x एंड y, जबकि यहाँ पर z आ रहा है, तो पहले z को x और y में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, हमें इस डबल इंटीग्रल की लिमिट्स पता करनी है। तो लिमिट्स पता करने के लिए सबसे पहले हमको वो रीजन बनाना होगा जिसके अंदर ये डबल इंटीग्रल डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है S इज द पार्ट ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 विच इज लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अब क्योंकि मैं केवल एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं, तो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, सबसे पहले इस प्लेन को बनाता हूं मैं 3D में, ये x y z और ये ओरिजिन, ये हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिए। अब मुझे केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में इस प्लेन का पोर्शन चाहिए, तो वो एक लाइन से डिनोट होगा। फर्स्ट ऑक्टेंट में z 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगी, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 1, दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। हमें केवल इस पोर्शन में इंटीग्रेशन करना होगा। 3D में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं z एक्सिस को अवॉइड कर देता हूं और इसे आपको रूटीन वे में 2 डायमेंशन में समझाता हूं, क्योंकि ये जो प्लेन है, इस प्लेन का जब हम एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन डालेंगे तो वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए अब आप ऐसा कर सकते हैं कि ये आपकी लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये शेडेड पोर्शन जिस पर हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोगों ने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। डबल इंटीग्रेशन में रीजन अगर दिया हुआ हो तो लिमिट्स कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। हमने y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बना ली। ये पैरेलल स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, x एक्सिस से। x से स्टार्ट होने का मतलब y इक्वल टू 0, कहां पर एंड हो रही है, लाइन के ऊपर। तो इस लाइन पर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। साथ ही ये लाइन जो है फर्स्ट सबसे पहले यहां से स्टार्ट होती, यानी कि y एक्सिस से, तो यहां पर x इक्वल टू 0 है, और ये लाइन चलते चलते जब जाएगी तो यहां आकर एंड हो जाएगी इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट कौन सा है, ये है x इक्वल टू 1, ये लाइन है। तो इसका मतलब जो डबल इंटीग्रेशन में हमें लिमिट्स इस्तेमाल करनी है, दिस डबल इंटीग्रल इज इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट, अंदर वाली लिमिट्स y की, तो हमने देखा y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स तक है, 0 टू 1 माइनस एक्स, और x की लिमिट्स 0 टू 1 है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से आप z निकालेंगे, z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ये कन्वर्ट हो गया है एक डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 2xy माइनस 2y dx dy। इस पूरे का इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई, ये यहां पर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो बार हो चुके हैं, तो मैंने इसको 2x स्क्वायर लिख दिया और साथ में इसका इंटीग्रल y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 2y स्क्वायर हो गया जिसका इंटीग्रेशन 2y क्यूब अपॉन 3, और फिर 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, इसलिए y माइनस 2x का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 2xy प्लस 2x y स्क्वायर बाय 2 एंड फाइनली माइनस 2 y स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स, और बाहर dx रह जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 टू 1 2x स्क्वायर वाई प्लस 2/3 वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 2xy प्लस xy स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर dx। लिमिट्स रखेंगे 0 टू 1 माइनस एक्स। So this is equal to 0 to 1 2x square into 1 minus x plus 2/3 1 minus x whole cube plus 1 minus x minus 2x into 1 minus x plus x into 1 minus x whole square minus 1 minus x whole square dx। टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 2/3 1 माइनस एक्स क्यूब को अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में से अगर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। x माइनस 1 को आप माइनस कॉमन लेके 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स होल क्यूब हो जाएगा dx। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब टू बाय 3 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स होल क्यूब, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर बचेगा माइनस 1/3 1 माइनस एक्स होल क्यूब, और ये प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2x, ये हो गया माइनस 3x। इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1/3 1 माइनस एक्स होल क्यूब का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4, और साथ में क्योंकि नेगेटिव x है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 1। Now put limits 4/3 minus 1/2, यहां पर जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, प्लस 1 माइनस 3/2, लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो ये 0 ये 0, ये दोनों भी 0,
केवल यहाँ बचेगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 12। सिंप्लीफाई कर देंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 12। 12 को 3 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, तो ये 16 माइनस 6 12 18 माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, 16 माइनस 6 10, 10 माइनस 1 9 और 9 माइनस 6 3 अपॉन 12 यानी कि 1/4। 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनली जो ये सरफेस इंटीग्रल है उसकी वैल्यू निकल जाती है।